हेलो सीईटी एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल सीईटी प्रिपरेशन। अगर आप सीईटी 2023 में अपना अटैम्प्ट देने वाले हैं और अगर डोमेन सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए मैं लाई हूँ यहाँ 500 एमसीक्यू की ये सीरीज़। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए रहेगा और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम से पहले भी अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो चैप्टर रिवीजन ईजिली हो जाएगा। ये टोटल 24 आवर्स की रहेगी, जिसमें हम पहले एनटीए ने जो आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाया है चैप्टर क्लास 12th का दोनों बुक से जो भी चैप्टर मेंशन है, पहले चैप्टर वाइज पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर कुछ मैराथन सेशंस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस आएंगी। इससे पहले मैं आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व राजनीति का जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। वीडियो जो है सारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वो भी देख लेना आप लोग। आज जो मैं करवाऊंगी वो चैप्टर नंबर 6 करवाऊंगी, इसका पार्ट 1। ठीक है, ये भी 2 पार्ट्स में आएंगी। चैप्टर 6 क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी एक ध्रुवीय दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संगठन। किसकी बात हो रही है? कोल्ड वॉर जब फिनिश हुआ, कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया और फिर जो यूए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट को कोई रिस्ट्रेन करे, रोक पाए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कोई पावर थी ही नहीं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इकलौता एक ही पावर बचता है इन पूरे वर्ल्ड में, जो कि है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, जो उभर कर आता है एक पावर में, क्योंकि उसके साथ जो कॉम्पीट कर सके सोवियत यूनियन, वो पहले ही डिसइंटीग्रेट हो गया था। इसीलिए बाइपोलर जो था वो कोल्ड वॉर एरा में तो बाइपोलर वर्ल्ड की बात करी गई, और जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करी गई। ठीक है, तो अब देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिपोलर वर्ल्ड में कैसे काम करता है। यही चैप्टर है और ये सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग जो भी एमसीक्यू बनेंगे वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगी। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो उसकी स्थापना कब की गई? 1994, 1945, 1946, 1950। तो इसका सही जो आंसर है वो है 1945, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्टर को फर्स्ट जो कुछ कंट्री ने जो रेटिफाइड किया वो कौन थे? चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया जो है अब उसका सक्सेसर, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में जिसको परमानेंट सीट मिली हुई है, जिनके पास वीटो पावर है, ध्यान रखना। तो ये पहले 5 कंट्रीज ने यूएन चार्टर को रेटिफाइड किया, ठीक है, और 24 अक्टूबर 1945 को ये ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली बिगन हुआ, ठीक है। बाकी चार्टर भी साइन 26 जून 1945 से ही सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। तो 3 डेट याद रखना, 26 जून 1945, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ठीक है, चार्टर शुरू हुआ, रेटिफाइड। फिर ऑफिशियली बिगिन कब हुआ? यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और फिर इंडिया कब ज्वाइन करता है? 30 अक्टूबर 1945 को। इंडिया तो पहले भी था, 26 जून जब साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में जो साइन किए गए थे, 51 कंट्रीज थी शामिल। 51 कंट्री में एक कंट्री इंडिया भी था, ठीक है। 50 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल था। पर वो चार्टर को रेटिफाइड कब करता है? 30 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर 1945 को। जो ये बता रही हूँ याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। The United Nations is an international organization founding in 1945 after the Second World War. Second World War के बाद यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कितनी कंट्री ने साइन किया? 51 कंट्रीज कमिटेड होती है, ठीक है, कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है, कमिटेड टू द मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स। ये चीज़ मोटिव थी कि हम कमिटेड है किस किस को लेकर? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, ठीक है, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन विद नेशंस,
और दूसरे कंट्री के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, मतलब मित्र पूर्वक संबंध बनाने के लिए, ठीक है, मित्रता पूर्वक संबंध बनाने के लिए, और साथ ही साथ सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक विकास को प्रमोट करने के लिए, और लिविंग स्टैंडर्ड को, मतलब कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करने के लिए, ह्यूमन राइट के लिए, मानवाधिकार के लिए। तो ये कमिटेड थे, ये 51 कंट्रीज, इसीलिए सारे मिलकर साइन करके सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनओ का एस्टैब्लिश करते हैं। ऑफिशियली यूएनओ कब आया? 24 अक्टूबर 1945। और इंडिया ने कब यूएन चार्टर को रेटिफाइड किया? 30 अक्टूबर 1945। इंडिया का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 26 जून से लेकर कब तक है? 26 जून 1945 से लेकर 30 अक्टूबर 1945 तक ये इंडिया का टाइम ड्यूरेशन है। इसी बीच उसने साइन किया, रेटिफाइड किया, सब कुछ किया, ठीक है। बाकी यूएनओ जो इस्टेब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1945, बहुत याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो 5 कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज हैं जो कि सब रेटिफाइड करती है। इन्होंने भी रेटिफाइड किया, और ये परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में, ठीक है, जिनके पास वीटो पावर है। इसके बाद इस क्वेश्चन के अलावा मैं यूएनओ के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन? इंडिया ने कब यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया? अगर ये क्वेश्चन अभी पता होगा जो मैंने बताया, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945 या 1 नवंबर 1945? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 अक्टूबर 1945 रेटिफाइड करता है यूएन चार्टर को, और 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन। साइन तो किया था इंडिया ने 26 जून 1945 को ही साइन कर दिया था, ठीक है। 50 कंट्रीज जो साइन करती हैं उनमें इंडिया भी था, पर 30 अक्टूबर 1945 को रेटिफाइड करता है यूएन चार्टर को और उसमें शामिल होता है, ठीक है। और 24 अक्टूबर को तो यूएनओ ही ऑफिशियली शुरू हुआ था। तो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ऑन अ फाउंडिंग मेंबर में, इंडिया फाउंडिंग मेंबर में कहा जाता है, ठीक है। इंडिया वाज अमंग 50 कंट्रीज में, 50 कंट्रियों में शामिल था टू साइन द यूएन चार्टर। इंडिया जॉइन द यूनाइटेड नेशन आफ्टर रेटिफाइड द यूएन चार्टर। को रेटिफाई करना था, तो यूएन चार्टर को रेटिफाइड करने के बाद 30 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली इंडिया भी शामिल यूएनओ में हो गया। बाकी 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, उसमें भी इंडिया था, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर में, ये याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन में कितनी कंट्रियां शामिल हैं, कितने देश शामिल हैं? 190, 192, 193, 195। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 193 कंट्रीज। पहले तो शुरू में कुछ ही कंट्रीज शामिल होके आती हैं, पर बाद में धीरे धीरे लेटर ऑन बहुत सारी अदर कंट्रीज भी ज्वाइन करती है, और अभी यूनाइटेड नेशन में 193 देश शामिल है, याद रखना। द यूनाइटेड नेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग इन 1945 में फाउंड किया गया। करंटली मेड अप ऑफ कितने कंट्रीज हैं? करंटली 193 मेंबर। द यूएन एंड इट्स वर्क आर गाइडेड बाय द पर्पस एंड प्रिंसिपल कंटेन्ड इन इट्स फाउंडिंग चार्टर। क्या काम करेगा यूएन, कैसे काम करेगा, पर्पस क्या है, ठीक है। तो एक यूएन चार्टर है जो कि यूनाइटेड नेशन को गाइड करता है काम करने के लिए, तो चार्टर, ठीक है, जिसको रेटिफाइड करके ही कंट्रीज जो थी वो यूएनओ को ज्वाइन करती है, ऑफिशियली ज्वाइन किया, ठीक है। तो यूएन चार्टर के लिए पहले उन लोगों को कमिटेड होना पड़ता है। तो यूएन चार्टर में ही सारे प्रिंसिपल, पर्पसेस, गाइड्स वगैरह जो गाइड करता है यूनाइटेड नेशन को काम करने के लिए, सब कुछ मेंशन है, ठीक है। Now question 4, how many permanent members are there in a security council? सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर है? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। 4, 15, 10, 5। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5 कंट्रीज अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर है। बाकी कुछ नॉन परमानेंट मेंबर यानी कि अस्थायी सदस्य भी हैं जो कि 10 हैं, ठीक है। बात करते हैं, द काउंसिल इज कम्पोज ऑफ 15 मेंबर। वैसे तो सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं स्टूडेंट्स? 15 मेंबर्स, यानी कि 15 कंट्रीज शामिल होती हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर्स, पर उसमें से 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स।
और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि सिर्फ 2 सालों के लिए। ये जो परमानेंट मेंबर हैं ये पूरे समय के लिए, ठीक है। कभी इनका जो टेन्योर है इन 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज का, कभी भी टेन्योर खत्म नहीं होता। पर जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। सिर्फ 2 साल तक ही उनका टेन्योर होता है, और उसके बाद उन किसी दूसरे देश को फिर चुना जाता है, ठीक है। और ये चुनने का काम कौन करता है? जनरल असेंबली, यानी कि महासभा जो होती है वो अपने ही 193 कंट्रीज है जनरल असेंबली में, ठीक है। महासभा में 193 कंट्रीज है। एक छोटी संसद कहा जाता है महासभा को, ठीक है, जनरल असेंबली को। तो 193 कंट्रीज में 2-2 साल के लिए 10 कंट्री को चुना जाता है, ठीक है। 2 साल के लिए, फिर उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो किसी और को चुना जाता है, ये याद रखना। अच्छा, अभी अभी फिलहाल कौन से? Albania, Brazil, Gabon, Ghana, United Arab Emirates were elected by the 75th session of the General Assembly, ठीक है। अभी 2022 को ये 5 कंट्री चुनी गई हैं, अल्बेनिया, ब्राजील, गबून, घाना, यूनाइटेड अरब यूएई, ठीक है। और अभी इंडिया का भी जो नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया का, वो भी इलेक्टेड है, ठीक है। 2022 तक, 2021-22 के टेन्योर के लिए इंडिया भी इलेक्टेड है 2 साल के लिए, ये याद रखना। तो अभी अभी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट की तरह, यानी संयुक्त राष्ट्र में के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की तरह कौन सा देश शामिल है? इंडिया भी है, ठीक है। 10 कंट्री जो होती हैं उनमें से एक इंडिया भी है, राइट। और इस साल जो है इन 5 कंट्री को चुना गया है, क्योंकि हो सकता है इससे पहले जो 5 कंट्री थी उनका जो टेन्योर था वो 2022 में खत्म हो गया, तो इसीलिए अब इन 5 कंट्रीज को इलेक्ट किया गया है। और कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following countries has the right of veto in a permanent committee of the United Nations? वीटो की पावर किसके पास है? मैंने बताया था जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, उनके सभी के पास वीटो पावर है। अमेरिका, यूके, चाइना या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अमेरिका, यूके और चाइना सभी के पास वीटो पावर है। और वीटो पावर कहाँ काम आती है? सिक्योरिटी काउंसिल में। जो परमानेंट मेंबर है, 5 कंट्रीज हैं, उन सभी के पास क्या है? वीटो पावर है, राइट। नाउ 5 कंट्रीज विद वीटो पावर कौन से? यूनाइटेड नेशन इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजंस आर मेड विद द मेजॉरिटी 9 वोट्स ऑफ 15 काउंसिल। क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कोई से भी डिसीजन पर जब वो निर्णय लिया जाता है तो 15 पहले तो 15 सदस्य होते हैं ना, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। तो उसमें से 9 वोट होने जरूरी है। 9 वोट जो हैं कंट्री के, मान लो कि कोई मुद्दा आया, ठीक है, कोई सब्जेक्ट पे डिसीजन लिया जाना है, तो 15 कंट्री स्टेट में से 9 वोट उस चीज पर आने जरूरी है, उस चीज डिसीजन के लिए। 9 वोट आ गए तो काम हो जाएगा, ठीक है। 9 वोट की मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। और ऑल डिसीजन इज रिजेक्टेड, अगर 9 वोट में से एक भी अगर वीटो पावर आ गया ना, तो फिर वो जो डिसीजन है उसको वहीं खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आया? मतलब 9 वोट तो चाहिए किसी काम को करने के लिए। अगर उस काम को रोकना है, तो ये जो 5 कंट्रीज है ना, ये 5 कंट्रीज हैं, चाइना, यूएस, फ्रांस, यूके, रशिया, तो ये अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करेगी और उस सब्जेक्ट को जिस पे डिसीजन लिया जाना है, जो डिसीजन लिया गया है, उसको वहीं खत्म कर देगी, वहीं रोक देगी उस चीज को, ठीक है। तो वीटो पावर एक नेगेटिव पावर मानी जाती है, जो चीजों को काम करने के लिए नहीं, किसी काम को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव पावर। जिसमें किसी चीज को रोकने के लिए कोई पावर इस्तेमाल की जाए तो वो होती है वीटो पावर, राइट। तो इसके बाद ये समझ में आ गया कि वीटो पावर क्या है। बाकी मेजॉरिटी कितने वोट की होती है? 9 वोटों की। अगर 15 में से 9 वोट अगर उस चीज के लिए आ गए तो फिर वो चीज कोई भी मुद्दा जो है उस पर डिसीजन लिया जाएगा, वैसे ही काम किया जाएगा, ठीक है। बाकी कौन कौन से काम आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, ये भी मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी आप सबके साथ, ठीक है। अभी ये इतना ही समझिए कि कोई भी डिसीजन अगर सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के सामने आता है कोई भी मुद्दा, तो 9 वोटों की मेजॉरिटी चाहिए होती है उसका आपको करने के लिए। और अगर इन 5 कंट्रीज में से कोई एक अगर अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर लेती है तो वो काम वहीं के वहीं रुक जाएगा, इसलिए वीटो पावर को नेगेटिव पावर भी कहा जाता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री साइन द अटलांटिक चार्टर? अटलांटिक चार्टर कौन साइन करता है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, द अटलांटिक चार्टर वॉज ज्वाइंट डिक्लेरेशन इशूड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 और 45 के बीच में बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड ग्रेट ब्रिटेन दैट सेट आउट द विजन ऑफ द पोस्ट वॉर वर्ल्ड, कि ये विजन दिखाना था कि लड़ाई के बाद कैसा वर्ल्ड होगा। ठीक है, उस पर क्या काम करेंगे। तो एक ऐसा अटलांटिक चार्टर था, फर्स्ट अनाउंस्ड ऑन अगस्त 14 1941 को अनाउंस हुआ। अ ग्रुप ऑफ 26 एलीड नेशन इवेंचुअली प्लेज देयर सपोर्ट बाय द जनवरी 1942। राइट, उसके बाद द 8 मेजर पॉइंट है, डॉक्यूमेंट को फोकस करता है। 8 मेजर पॉइंट पे क्या गया, जो अटलांटिक चार्टर क्यों साइन किया गया, ये कुछ मेजर पॉइंट है। कौन? ऑन टेरिटोरियल राइट, कि जो क्षेत्र है उस पर अधिकार उसी देश का हो। फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने निर्णय खुद ले सके। ठीक है, उसका फ्रीडम। ठीक है, अपने बारे में सोच सके, सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण, यानी जो हथियार बनाए जाते हैं उसको रोकथाम। एंड एथिकल स्कूल इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ सीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ वॉन्ट एंड फियर। एक ऐसा वर्ल्ड बनाना था जो वॉन्ट और फियर से फ्री हो, बिल्कुल। ठीक है, ये याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी कौन थे? डेग हैमरस्कॉल्ड, एंटोनियो गुतरेस, यूथार्ड और ट्रिगविली। तो इसके जो यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जो थे वो थे ट्रिगविली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी ये कुछ ये और भी सेक्रेटरी है, ट्रिगवेली, डॉग हैमरस्कॉल्ड, यूथांट, ये ऐसे करके इतने 9 बने हैं। और अभी जो प्रेजेंट के जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं वो कौन है? एंटोनियो गुतरेस। ठीक है, इनका सेकंड टेन्योर चल रहा है। समझ में आया? तो फर्स्ट सेक्रेटरी जो थे ट्रिगवेली थे, और अभी जो चल रहे हैं वो जिनका टेन्योर चल रहा है, दूसरा टेन्योर चल रहा है। एक बार का उनका टेन्योर खत्म हो चुका था, दोबारा उन्हें चुना गया है, एंटोनियो गुतरेस को। तो अभी जो है प्रेजेंट में वो कौन है? एंटोनियो गुतरेस, यूनाइटेड नेशन के कौन? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी याद रखना इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट भी याद कर लेना। और ये इससे अभी जिनका टेन्योर चल रहा है वो, और उससे पहले बान की मून थे। ठीक है, और सेकंड जो थे वो डॉग डेग हैमरस्कॉल्ड थे, ये भी याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन 8, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? अभी बताया प्रेजेंट सेक्रेटरी, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटोनियो गुतरेस जो है प्रेजेंट में अभी महासचिव है, यानी सेक्रेटरी जनरल है। तो एंटोनियो गुतरेस का 9th सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 में अपना जो सीट ऑफिस लिया। ठीक है, इसके बाद अभी 2022 में दोबारा से उन्हें चुना गया, तो इसलिए इनका सेकंड टेन्योर है। बाकी एंटोनियो गुतरेस जो है 2017 से अभी तक एंटोनियो गुतरेस ही सेक्रेटरी जनरल हैं, जो कि 9th सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, अभी तक 9 बने, ये 9वें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF में, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे अधिक प्रतिशत योगदान देने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज है इसमें IMF में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फुल फॉर्म है IMF की। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 119 कंट्रीज है, याद रखना। कितने कंट्रीज हैं IMF में? 190 कंट्रीज है, वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोशन हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस द पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। ये कुछ मोटिव्स है IMF के, कि मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय जो स्थायित्व है उसे बनाए रखना। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड होते हैं, ठीक है, व्यापार होता है, उसको फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना, हाई एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार को, एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि सतत आर्थिक जो विकास होता है वो करना, और रिड्यूस करना पॉवर्टी को, गरीबी को कम करना। ये सारे कुछ एम है जिसके लिए काम करता है। टोटल कितनी कंट्रीज है IMF में? 190 कंट्रीज। IMF की फुल फॉर्म
द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF का जो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग एट हेड क्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC, जो कि यूनाइटेड स्टेट में ही है। ठीक है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं उसके बहुतों के जो हेड क्वार्टर हैं वो यूनाइटेड स्टेट में ही स्टैब्लिश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कौन सी इसमें से एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, जो कि मिल के है, तो ये सारे इंडिपेंडेंट पर कहीं ना कहीं इससे यूनाइटेड नेशन के साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है वो एक मतलब कि क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बनाता है 15 और अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ। ठीक है, ये 15 ऑर्गेनाइजेशन अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से हैं। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। क्या कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जो यूनाइटेड नेशन के अपनी भी कुछ एजेंसीज हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं, उनकी भी बात करेंगे, पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, विशेष एजेंसी जो होती है उनकी। तो 15 अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिलकर काम करती हैं। क्या क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो मेंशन है ये क्या है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ मेंशन है वो है, ये देख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। इंटरनेशनल फंड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसके अलावा और क्या है, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे बताती हूँ, वर्ल्ड बैंक, WHO, ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को, और यहाँ पे है FAO, ILO, IMF, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनके हेडक्वार्टर, सो याद कर लेना कहाँ कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ ले। हाउ मैनी मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितनी कंट्रीज हैं, अभी बताया 109। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश हैं, 192, 195, 190 या 100। तो इसका सही आंसर है C, 190 कंट्री शामिल है किसमें, IMF में। और बाकी बता चुकी हूँ ये क्यों काम करते हैं, क्या मोटिव है इनका। ठीक है, इसके एस्टैब्लिशमेंट के पीछे। आगे क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है, 1945, 1995, 1947, 1948। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1995 को WTO का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है, 1995 में। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग कब, 1995 में। वन ऑफ द यंगेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बिल्कुल न्यूली जो फॉर्म हुआ है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ये। द WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ सक्सेसर टू द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। WTO से पहले ना गेट बना था, यानी कि G से जर्नल, A से एग्रीमेंट, T से टैरिफ एंड ट्रेड। गेट बना था पहले। ठीक है, गेट के बाद गेट को रिप्लेस करके क्या आया अस्तित्व में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब, 1995 में। ये याद रखना कि WTO किसका सक्सेसर है, गेट का। गेट की फुल फॉर्म जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये टैरिफ एंड ट्रेड, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर दी 5 परमानेंट मेंबर कंट्री इन अ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में कौन से 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, कौन कौन से, US, रशिया, फ्रांस, UK, चाइना,
अमेरिका, जापान, इंडिया, चाइना, ब्रिटेन, यूएस, इंडिया, यूके, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए, जापान, फ्रांस, चाइना, यूके। ठीक है, ये सारी कंट्री हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, इंडिया तो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है नहीं, यहाँ पे भी इंडिया, ये भी रिप्लेस करो, ये भी रिप्लेस करो। बाकी जापान, जापान भी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है इससे। यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके एंड चाइना इज अ परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर होते हैं और 5 उसमें से परमानेंट होते हैं, जो कि ये है। इनको कब बनाया गया? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 1945 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या मानदंड है कि किस चीज़ को उन्हें पूरा करना पड़ता है, तब उन्हें जो सदस्यता है वो मिलती है, मेंबरशिप मिलती है। क्या है? पहला ऑप्शन ए, शुड हैव ग्रेट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, बड़ी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन बी अ लार्ज नेशन इन अ टर्म ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राष्ट्र हो। ऑप्शन सी, अ कंट्री दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, एक ऐसा देश हो जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सारे के सारे। कि एक बहुत ही बड़ी, मतलब ग्रेट इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होनी चाहिए, साथ ही साथ जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट जैसे जो मुद्दे हैं उनको प्रमोट करने वाला होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं, उनका सम्मान करने वाले देश होने चाहिए। तभी किसी भी देश को परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिलती है। कहाँ पे? सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी एबव इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 15. Which fact makes the proposal of permanent membership of India in the Security Council more reasonable? कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वाजिब बनाता है? पहले 5 परमानेंट मेंबर आपने पढ़े हैं, ठीक है, पर इंडिया भी ना आवाज़ उठा रहा है कि उसे भी सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट नहीं, नॉन परमानेंट तो मेंबर 8 बार बन चुका है, पर परमानेंट मेंबर बनाया जाए जिसके पास वीटो पावर आती है। ठीक है, तो इंडिया भी समय समय पर आवाज़ उठाता रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उसे भी क्या बनाया जाए? परमानेंट मेंबर बनाया जाए, यानी कि छठी कंट्री, 6th कंट्री बनाया जाए इंडिया को भी। ठीक है, 5 कंट्री के अलावा जो है। तो इसमें से बता कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि हाँ, हम भी परमानेंट मेंबर बनने के लायक हैं। इंडिया तो ऑप्शन बी ए क्या है? इंडिया इज इन एशिया, भारत एशिया में है। इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंस इट्स इंसिपेंशन में, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का शुरू से ही सदस्य है, यानी कि जब से फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड नेशन का तब से ही सदस्य है। इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है और साथ ही साथ उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत ही स्थिर है। ऑप्शन डी है, बी और सी, यानी कि ये और बी, यानी कि क्या कि संयुक्त राष्ट्र का शुरू से ही सदस्य है और इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है और स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम वाला कंट्री है। ठीक है, तो जो क्लेम है किस पे जो इंडिया क्लेम करता है, किन मुद्दों को उठाकर, कौन से रीजनेबल क्लेम करता है? ऑप्शन बी और सी, कि हाँ, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का, जब से यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ तब से ही उसका मेंबर था और काफ़ी रिस्पेक्ट करता है यूनाइटेड नेशन का। और ऑप्शन सी, इसीलिए ऑप्शन बी और सी जो है ये करेक्ट है कि हाँ, इंडिया को भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो एमसीक्यू आएंगे वो पार्ट 2 में आएगा, इसी चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, इससे पहले जो जितनी भी प्रीवियस वीडियो अपलोडेड है वो देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें कि कितना स्कोर आपका आया है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद इसमें जर्नल टेस्ट के लिए भी क्लासेस चलाई जाएंगी, प्लेलिस्ट अलग से बन जाएगा, वो भी फॉलो करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 आएगा। राइट।